नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। इस कार्यक्रम में आज जिनसे हम आपका परिचय करवाने वाले हैं वो बेहद ही खास हैं। आपको बता दूं कि उनका एक लंबा वक्त रहा है, एक लंबा वक्त उन्होंने दिया है फॉरेस्ट सर्विस में और लगातार इस तरफ काम कर रहे हैं। कई सारी उनकी किताबें भी आई हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कौन कौन से स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, कौन कौन सी ऐसी तितलियां थी जो खो गई और जो अब दिखती भी नहीं हैं। तो कई सारी बातें जो हैं आज हम अपने विशेषज्ञ से करेंगे। तो आइए हम आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी एस चंद्रशेखर जी, जो चीफ कंजर्वेटर हैं फॉरेस्ट के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि आखिर इस दिवस को मनाने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई और क्या ऐसा था जो हम मिस कर रहे थे और लगा कि ये दिन ज़रूर मनाना चाहिए, और इस दिन का थीम क्या है आज का? हाँ जी, आज राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ये वर्ष 2005 से मनाए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो है जो संकटापन में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो होते हैं वन्यजीव, वो उसको बचाना और उसके अधिवास जहाँ रहता है उस अधिवास को बचाना और उसका कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसको क्यों बचाना है, इसके बारे में जन जागरूक करने के उद्देश्य से ही इसको बनाया गया था। ये 2 दिन मनाए जाते हैं कि 4 फरवरी को और 22 सितंबर। 3 फरवरी और आज का जो दिन है वो है 4 सितंबर। जी, 22 फरवरी और 4 सितंबर का मनाए जाते हैं। और इसको जैसे बताया जाता है कि जो है इसका स्टीव इरविन, जो फेमस कंजर्वेशनिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेशनिस्ट, जो क्रोकोडाइल हंटर के नाम से जाने जाते थे, उनका डेथ हो गया था ये 4 सितंबर को। उसकी स्मृति में भी जो है इसको मनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य वही है, एंडेंजर्ड जो वन्य प्राणी जो अभी जो लुप्तप्राय होने वाले हैं उसको संरक्षण करने के संबंध में जन जागरूकता के उद्देश्य से किया गया। जी जी सर, एक और बात समझना चाहते हैं कि इस दिन को मना रहे हैं जब हम, तो वर्तमान समय में चुनौतियां क्या हैं वन्य जीव संरक्षण को लेकर के? अगर आप देखते हैं, चूंकि आपने एक लंबा समय फॉरेस्ट सर्विस में दिया है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को बता पाएंगे कि चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। जी, सबसे पहले और सबसे बड़ा चुनौती के रूप में मैं कहूँगा मानव का दबाव जो प्राकृतिक संसाधन पर है। खास करके जंगल के अंदर जो है कई प्रकार का निर्भरता होती है सीमावर्ती गांवों से। वो जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं, उतना भी दबाव भी बढ़ते जा रहे हैं और अतिक्रमण एक बहुत बड़ा सा एक चुनौतियाँ है। साथ ही जो है कभी कभी शिकार भी होते हैं, वो एक बहुत बड़ा चुनौती है। और वन क्षेत्र उतना ही रह गया, लेकिन वन्य प्राणी की संख्या जब बढ़ते हैं वो कुछ नरभक्षी जो जानवर बाहर भी जो है वो नरभक्षी नहीं कहूँगा मैं, मांसाहारी जानवर जो कार्निवोर एनिमल जब बाहर आते हैं वो उससे मानव और जानवर के बीच में एक द्वंद्व होते हैं। उसमें वो कभी जानवर का हानि होते हैं या नहीं तो मानव का हानि होते हैं। ये इसको प्रबंधन करना बहुत बड़ा सा एक चुनौती है। और विकास कार्यों के नाम पर बहुत सारे जंगल के अंदर जो कुछ काम होते हैं उससे जो है आदिवास का विखंडन हो जाते हैं, फ्रैगमेंटेशन। इसके चलते जो है एक कंटिन्यूअस एक अच्छा एक हैबिटेट एनिमल्स को मिल नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। और इंटरस्टेट और ट्रांसबाउंड्री ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं, सैंक्चुरी या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, उसमें जो कुछ ऐसे आपराधिक तत्व जो काम करते हैं कि जो यहाँ गलत काम करके दूसरे जगह चल जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सा चुनौती है। और जलवायु परिवर्तन कहना ही नहीं है, हम सब अवगत है कि उसके चलते भी जो है वन्य प्राणी बहुत संकट में है। जी, इसका जलवायु परिवर्तन को आप कैसे, थोड़ा सा अगर हम इसे इलैबोरेट करना चाहेंगे सर, थोड़ा हम चाहेंगे कि आप इसे एक्सप्लेन करें कि चूंकि ये मानव निहित है तो इस वजह से हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन का मुख्यतः क्या क्या ऐसा असर है जो आप लोग देखते हैं। जी, जैसे गर्मी है, सबसे अधिक गर्मी के चलते पानी की अनुपलब्धता के कारण वो पानी को खोज के बाहर निकलते। वैसे तो वन विभाग द्वारा उसको पानी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन पहाड़ी नुमा एरिया में उस तरह का पानी की व्यवस्था कर पाना
व्यवहारिक थोड़ा नहीं होता मुश्किल है जी। तो इसलिए जो है वो भटक के बाहर जाते हैं। ये एक प्रत्यक्ष रूप से ये है। दूसरा एक प्रत्यक्ष रूप से जो देखा जाएगा एक असर जो है, बाढ़ के पानी में बहुत जानवर बह जाते हैं। अच्छा। सैकड़ों के हिरण बह के आया है 2017 में नेपाल से। अच्छा। और करीब 10 गैंडा भी बह के आ गया है नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान के और वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष दोनों सटा हुआ है। वहाँ अचानक जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ तो उसी में वो जो है बाढ़ के पानी में आ गया। उस 10 गैंडा को बचाने में हम लोगों को करीब 3 महीना लगा उसको बचाव करके, क्योंकि आदमी को जानवर से, जानवर को आदमी से बचाना बहुत टफ था। और चारों तरफ बाढ़ का पानी थी। तीसरा एक बहुत बड़ा सा एक चुनौती है, एक्सेस टेम्परेचर होने पर कुछ वन्य प्राणियों का सेक्स डिटर्मिनेशन जो होते हैं, लिंग का निर्धारण, वो टेम्परेचर के आधार पर होते हैं। अच्छा। जैसे कि घड़ियाल जो एक क्रिटिकल, एक एंडेंजर्ड एक वन्य प्राणी के रूप में वो घोषित है जी। वो नदी के जो रिवर का सैंड बैंक्स में आके अपना अंडा देती है और वो अंडा को गाड़ देता है। अच्छा। उसको नीचे कुछ टेम्परेचर होते हैं, ऊपर के लेवल पे कुछ टेम्परेचर होते हैं। कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्स होते हैं, निकलते हैं, कुछ नीचे का टेम्परेचर में फीमेल्स निकलते हैं। अगर वो एक्सेस टेम्परेचर यदि हो जाते हैं उसके चलते वो एक ही तरह का, वो मेल है तो मेल ही हो जाएंगे। अच्छा। नहीं तो फीमेल हो जाएंगे। वहाँ डाइवर्सिटी नहीं आ पाएगी। डाइवर्सिटी नहीं आएगा, इसके चलते जो है वो विलुप्त हो जाएंगे जल्दी से। दूसरा, बाढ़ का पानी वो आते हैं ऑल ऑफ अ सडन, पूरा अंडा बह जाते हैं। अच्छा। उससे पूरा वो डैमेज भी हो जाता है। इसी प्रकार का जो है वो जलवायु परिवर्तन का असर वन्य प्राणियों के लिए बहुत ही एक बहुत बड़ा चुनौती है और वो हानि पहुंचा रहा है जी। सर, बार बार एक टर्म आ रहा है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है सर? क्यों हर किसी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है और हर किसी का एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है इस पृथ्वी पर? जी बिल्कुल, हम इसको कहेंगे एक उदाहरण के सहारा से कि मान लिया जाए सिर्फ धरती में सिर्फ हिरण है और कोई जानवर ही नहीं है, तो हिरण क्या करेगा? उसको भोजन के लिए कुछ न कुछ तो खाते रहेंगे, पेड़ पौधा पादप को खाता है। हाँ। तो वो उतना नहीं मिलता है जंगल के अंदर, फिर वो उसको यहाँ खेत में आके खाएंगे, चरेगा। तो फिर वहाँ अगेन वो उसमें जो है मानव और जानवर के बीच में द्वंद्व होंगे। और दूसरा, उसको उतना खाने के लिए जब नहीं होगा वो पूरा का पूरा मर जाएंगे। और मानव का भी जो अस्तित्व जो है पौधों के साथ साथ अन्य जानवरों के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसी को पारिस्थितिक तंत्र जो कहते जी, हैं। जी। इसमें एक चेन का हिस्सा है। फूड चेन का पार्ट होते हैं। हाँ। जो प्राइमरी कंज्यूमर, वो जो है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। जैसे टाइगर जो है, अगर शाकाहारी जानवर को कंट्रोल में रहना है तो उसका प्राइमरी कंज्यूमर जो कार्निवोर जो होते हैं वो रहना जरूरी है। उसका संख्या भी ज्यादा नहीं हो जाए उसको कंट्रोल करने के लिए टाइगर जैसे जो टर्शियरी जो सेकेंडरी कार्निवोर जो होते हैं वो एक बहुत जरूरी होते हैं। तो इसलिए जो है बायोडाइवर्सिटी वो अपने जैसे आदमी में भी बहुत डाइवर्सिटी है। जो मॉर्फोलॉजी में जो दिखाई देते हैं वो भी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी है। उस तरह का गाय में भी है। जैसे कि हम लोग जो देशी गाय देखते हैं उस तरह का जंगल का भी गाय है, जिसको बाइसन बोलते हैं। उसका साइंटिफिक नाम बॉस गारस, उसमें भी मेल फीमेल है। जंगल का बाइंस भी है, डोमेस्टिक बाइंस भी है। और वाइल्ड कैट, डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड डॉग, डोमेस्टिक डॉग। इसमें ये डाइवर्सिटी में ये फायदा ये होगा कि अगर कुछ डोमेस्टिक एनिमल में अगर कोई कुछ ऐसा बीमारी आ जाते उसको इलाज कराने के लिए कोई कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन या कोई ब्रीडिंग करने के लिए जी। उसको हाइब्रिड विगर को ज्यादा करने पर डिसीज रेजिस्टेंस पाने के लिए या किसी डिसीज को ससेप्टेबिलिटी को रोकने के लिए ये वाइल्ड जीन की जरूरत पड़ती। अच्छा। तो इसलिए वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे डिसीज का काफी रेसिस्टेंट। उसी तरह का वाइल्ड प्लांट्स में भी इसी तरह का है। अच्छा। जी। इसी के चलते डाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी की संरक्षण करना बहुत अहम। और डाइवर्सिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम पेड़ पौधों की भी बात कर रहे हैं, पक्षियों की भी बात का पौधा, हल्दी है, हाँ। केला है, हाँ। ये सब भी जो है डोमेस्टिकेटेड भी है, वाइल्ड भी है। जी जी जी, जी।
सर एक और बात आपसे समझना चाहते हैं कि चूंकि जब हम चुनौतियों की चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि अवैध शिकार और इस तरीके की भी जो चीज़ें हो रही हैं, तो हम थोड़ा आप कानून के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानून कौन कौन से बनाए गए हैं और उनका किस तरीके से पालन किया जाता है। हाँ जी, वन्य प्राणियों दोनों का संरक्षण के लिए सबसे पहले थोड़ा हम अधिनियम पे भी जानना चाहेंगे सर, उसके बाद हाँ जी, कानून उसी की का बात बताना करते चाह रहे हैं। जी, सबसे जी। पहला एक अधिनियम जो भारत में जो आया था कि 1865 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के रूप में आया था जी। उस समय सिर्फ वन का प्रबंधन के लिए, वन के ऊपर जो भी अपराध होते हैं उसको नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही ये किया गया था। दूसरा, उसके बाद 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के रूप में आया। अच्छा। अभी जो है वही 1927 का ही फॉरेस्ट एक्ट अभी भी चल रहा है। वन्य प्राणियों का जब संख्या जब घटने लगा, उसको देखते हुए भारत सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के रूप में 1972 में लाया गया। फिर उसके बाद जैव विविधता का भी जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्टी है इंडिया, तो वो उसके तहत वो जैव विविधता का भी वो संरक्षण करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट वो 2002 में लाया गया था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम करके वो उसको लाया गया था। और 1980 में ही एक वन संरक्षण अधिनियम करके भी एक आया था, जिसमें जो है वन भूमियों का अपयोजन करके कोई कुछ विकासात्मक करना कार्य किया जाता है, वो भारत सरकार के अनुमति से ही करना है, अन्यथा वो दंडनीय है। तो उसको विनियमित करने के लिए वो भारत सरकार ने ये लाया है। यही सब है ये अधिनियम, और इसके अपने अपने नियमावली है। जी। और उसके साथ ही पर्यावरण के दृष्टि से देखा जाएगा तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके अधीन कई सारे नियमावली बना है, वो यही सब है। 1972 भी है सर इसमें? 1972 है, उसको हाँ। समय समय पे उसको संशोधन भी होते हैं, अभी हाल में भी हुआ है। तो इसीलिए अधिनियम के तहत खास करके वन्य प्राणियों के लिए ये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम वो 1972 के अधीन कई प्रकार का अनुसूचियां बनाई हुई है जी। उसका, जैसे कि टाइगर वगैरह के जो एंडेंजर्ड एनिमल है तो अनुसूची 1, उसके बाद जो संकटापन्न वो प्रजाति होंगे उसको अनुसूची 2 कैटेगरी की हुई है। उसको जो अनुसूची 1 के वन्य प्राणी के साथ कोई अपराध जब हो जाते हैं उसके लिए दंड का प्रावधान बहुत अधिक किया हुआ। अच्छा जी। सर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समझना चाहते हैं कि भारत की कौन कौन सी संधियां और ऐसे समझौते हैं वन्य जीव संरक्षण को लेकर? जी, वन्य जीव संरक्षण को लेके बहुत अहम कुछ संधियां किया हुआ है भारत सरकार ने, उसका पार्टी है। सबसे पहले तो जो है साइटिस करके बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा, वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना करके। अच्छा जी। जो उसको जंगल में जो पाए जाने वाले पादप और उसके जानवरों का संरक्षण और उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए विनियमित करने के लिए ये देखता है। उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में हुआ था यूनाइटेड नेशन के अगुवाई में, उसमें भी जो है भारत सरकार एक पार्टी है। इसके तहत जो है वन्य जीव, उसके तहत जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए बढ़ावा दी जाती है। और उसके बाद एक कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज करके भी है। अच्छा। कि माइग्रेटरी स्पीशीज मतलब जो है जो बाहर विदेश से जो कोई दूसरे देशों से जो कोई पक्षी या जानवर आते हैं जी, जो प्राकृतिक रूप से जो आते हैं कि उसके संरक्षण को मुहैया कराने की दृष्टि से इसको किया गया है। और एक और है रामसार कन्वेंशन करके 1974 में है। इसमें जो है आर्द्र भूमियों जो वेटलैंड्स कहते हैं, आर्द्र भूमि, चौर, झील, ये सब चीज़ का मन, ये सब का संरक्षण के लिए वो उसके एक रामसार कन्वेंशन करके ईरान में 1974 में किया गया। उसमें भी भारत सरकार एक पार्टी है। इसके तहत आर्द्र भूमि की संरक्षण, जिसमें आर्द्र भूमि का सिर्फ उतना ही नहीं, उसके निर्भर पक्षी, जानवर, ये सब पौधे, ये सब चीज़ का भी उसका संरक्षण के लिए होकर इतने सब कन्वेंशन संधियां हैं जी, जिसमें वो समझौता है, जिसमें वो भारत सरकार पार्टी।
एक और बात समझना चाहते हैं सर, चूँकि आपने शुरू में भी कहा कि ये जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो द्वंद्व जिसकी आप बार बार चर्चा कर रहे थे, इस द्वंद्व को पाटने के लिए विभाग अपने स्तर से क्या क्या कोशिशें कर रहा है? क्योंकि कई सारे, जैसे हमारे यहाँ कई सारे पक्षी हैं जो अभी जब मौसम बदलेगा तो वो साइबेरियन पक्षी और बहुत सारे ऐसे पक्षी जो आ जाते हैं, तो फिर हम थोड़ा और समझना चाहते हैं इसको और डिटेल में कि कैसे आप लोग, विभाग इसे कैसे मैनेज करता है और कैसे आप लोग इसे देखते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं कहूँगा साइबेरियन पक्षी तो यहाँ बिहार में नहीं आते हैं, कुछ और अन्य बाग में, देश के बागों में आते हैं। वो भी आना आजकल वो बंद हो गई, हाँ, कम हो गया है। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। और यहाँ बिहार राज्य में वन्य प्राणी को संरक्षण के लिए बहुत सारे का कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। उसमें सर्वप्रथम जो है मानव एवं वन्य प्राणी की द्वंद्व को कंट्रोल करने के लिए वाइल्ड लाइफ ट्रैकर का, टाइगर ट्रैकर वाइल्ड लाइफ ट्रैकर के रूप में एक दल गठित करके उसको ट्रैकिंग की जाती है। अरे वाह। वो अभी पूरे बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही टाइगर है। हाँ। अभी लेटेस्ट जो सर्वे के अनुसार 54 टाइगर है। हर एक टाइगर का मूवमेंट का वो ट्रैकिंग की जाती है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन, डेली का डेली रिकॉर्ड मेंटेन की जाती है। इसके लिए एक मोबाइल एक ऐप भी डेवलप्ड है भारत सरकार द्वारा, यम स्ट्राइप्स करके। अच्छा। उसके तहत ऑलमोस्ट रियल टाइम में उसका इंफॉर्मेशन वो कैप्चर होते हैं। जो यहाँ स्टेट हेडक्वार्टर को भी आता है, वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और फील्ड डायरेक्टरेट जो बेतिया में रहते हैं फील्ड डायरेक्टर, उनको भी जाते हैं, सभी कंट्रोलिंग ऑफिसर को जाते हैं। दूसरा, वाइल्ड लाइफ का जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो मानव वन्यजीव का द्वंद्व होते हैं, उसको पकड़ने के लिए एक डेडिकेटेड टीम में डॉक्टर्स, वाइल्ड लाइफ उसका वेटनरी डॉक्टर्स जो ट्रेंड है, ठीक है, अच्छा से ट्रेन किया हुआ है, और उसके लिए जो जो साधन चाहिए, उसका उपकरण चाहिए, ट्रैंकुलाइज करने का गन, मेडिसिन या कोई कुछ उसको ट्रैप केज, ये सब चीज़ का पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ है। ड्रोन्स वगैरह भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरास यूज की जाती है। उससे भी जो जहाँ कहीं दियारा क्षेत्र में, गन्ना के खेत में जब टाइगर चल जाते हैं, उसको ऊपर से उसको ड्रोन से नाइट टाइम नाइट विजन भी उसका पिक्चर्स मिल जाते हैं, उससे वो मैनेज होते हैं। दूसरा, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है गैंजेटिक डॉल्फिन, गंगा में वो पाए जाते हैं और सहाय नदियों में भी पाई जाती है। उसका अभी जो है लेटेस्ट एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा। उसका रिपोर्ट अब अपना माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इसी 2025 में रिलीज हुआ। उसके तहत पूरे देश में 6324 गंगेय डॉल्फिन उपलब्ध है। अच्छा। पूरे भारत में, खास करके वो उत्तर भारत का ही कुछ नदियों में ही है सीमित। और उसमें बिहार में 2220 गंगेय डॉल्फिन पाए जाते हैं। ये जो है 35% का पॉपुलेशन का है जी। ये करीब करीब। हाँ। ये इसमें अच्छा स्कोप है और संख्या बढ़ाने का। और ये क्या होते हैं कि जब नदी में कोई मछुआरे मछली मारते हैं, उस टाइम वो जाल में फंस जाते हैं, तो इसलिए उस समय वो मानव जानवर का द्वंद्व की बात आती है। तो उसको सरकार ने क्या किया है कि जो जाल काट के छोड़ देंगे, उसका वो जो जाल काट के छोड़ेंगे उनको जाल के एवज में पैसा दे दी जाएगी। ठीक है। उसको क्षतिपूर्ति की जाएगी ताकि उनका भी नुकसान नहीं हो, जानवर भी बचे रहे। ये एक है। और तीसरा, कभी कभी जो है जहाँ जंगल नहीं भी रहते हैं, वहाँ में जो है नीलगाय, जंगली सुअर का वो आतंक बहुत रहते हैं। वो उसको फसलों को नुकसान करते हैं, पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर जाते हैं। और उसमें कुछ मानवों को वो जान माल का क्षति भी होती है, जान का भी क्षति होती है। वैसे स्थिति में वैसे डेंजरस एनिमल को रिमूव करने के लिए वो एक पंचायती राज विभाग और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा एक संयुक्त रूप से एक व्यवस्था किया है कि जो है ग्राम पंचायत के संबंधित मुखिया को उसको पावर डेलीगेट किया गया है। अच्छा। और शूटर्स का जो क्वालिफाइड शूटर्स जो एथिकली जो एनिमल को हैंडल कर सके, जी। उस पैनल बना के सबको सर्कुलेट किया हुआ है। वो लोग डायरेक्ट उस तरह का समस्या होने पर उनसे संपर्क करके उस एनिमल को जो है वो एथिकली उसको रिमूव करने की कार्रवाई भी करने का किया हुआ है। यानी तकनीक का बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या उसके अलावा कैमरा जो है, ट्रैप है, या जीपीएस है, इन सब से काफ़ी सहूलियत मिल रही है। एक और बात समझना चाहते हैं सर कि जब अवैध शिकार की बात आती है या तस्करी की जब बात आती है, तो इसको लेकर के क्या कुछ रणनीतियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं?
इसमें सबसे पहले जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। अच्छा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये काम करते हैं। इसमें जो है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा इसका नेतृत्व की जाती है। इसमें पूरे देश में कई जगह पे उसका इन्फॉर्मर नेटवर्क्स बनाए रहते हैं। अच्छा। वो सादा लिबास में, सिविल ड्रेस में अपने रहते हैं और उसके तहत कई सारे वो जो है अपराधियों को पकड़ाया गया है और बहुत सारे जो है उस तरह का तस्करी का, वन्य प्राणियों का, सामग्रियों का भी पकड़ा जाता है। वो उसका जो है ट्रैप या कोई कुछ जो साधन जिसके तहत जो है उसको शिकार करने में बंदूक वगैरह का जो कोई कुछ पॉइजनस मटेरियल वगैरह जो कुछ केमिकल्स वगैरह उसको भी जो है जब्त की जाती है। और इसमें जो है पुलिस का भी, स्थानीय पुलिस, स्थानीय जो प्रशासन का भी मदद लेके इस पे कार्य किए जाते हैं। ये जो है और जो भी कुछ अपराधी को पकड़े जाते हैं उसको कानूनन प्रावधानों के तहत जो है उनको जेल में भेज दी जाती है। जी जी, यानी कड़े कानून है, कड़े कानून का प्रावधान है, उसको दंड का प्रावधान है, उसको सजा दी जाती है। सर, अगर हम संरक्षित क्षेत्रों की बात करें, जैसे नेशनल पार्क्स हैं या उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इस तरीके की जो जगह हैं, उसके लिए क्या कुछ और नई चीज़ें की जा रही हैं, या ताकि वहाँ एक तो लोगों का फुटफॉल भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, उस तरफ लोग बहुत विजिट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है तो काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताइए कि संरक्षित क्षेत्रों का कैसे मैनेजमेंट हो पा रहा है। संरक्षित क्षेत्र का 2-3 तरह का मैनेजमेंट होते हैं। एक तो हैबिटेट मैनेजमेंट होते हैं, आदिवासियों का प्रबंधन, क्योंकि आदिवासियों को प्रबंधन पर जो है शाकाहारी जानवरों का संख्या बढ़ेगा। जैसे बढ़ेगा कि उसको जो है उसके जहाँ जरूरत है वहाँ ग्रासलैंड का क्रिएट की जाती है, वाटर होल्स क्रिएट की जाती है। सो कार्निवोर जो एनिमल है, मांसाहारी जानवर के लिए वो शाकाहारी जानवर ही उसका भोजन है, तो उसके लिए जो है संरक्षण, उसमें कोई किसी तरह का कोई मानव का दबाव नहीं हो, कोई जंगल सुरक्षित रहे, इसको सुनिश्चित की जाती है। और साथ साथ जो है एक तो आदिवास का प्रबंधन, एक तो संरक्षण जानवरों का, और तीसरा होते हैं कि जो है इको पर्यटन का प्रबंधन, ताकि जो है स्थानीय गांव के लोग जो निर्भरता है जंगल में, उनको भी कुछ आर्थिक विकास हो, ताकि उनके जंगल में निर्भरता कम किया जा सके। ये 3 मुख्य एक अवयव होते हैं एक संरक्षित क्षेत्र का प्रबंधन का। इसी के तहत जो है वो एंडेंजर्ड एनिमल्स का वो हम लोग संरक्षण करते हैं। जी। सर, इंडेंजर्ड स्पीशीज जो भी हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे जो पशु हैं और स्पीशीज हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या कुछ कोई प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले ये बताऊंगा कि बिहार में एंडेंजर्ड एनिमल्स के मेगा फाउना के रूप में जो कहा जाएगा इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस, वो एक हिस्टोरिक रेंज रहा है वाल्मीकि जंगल में, अभी बहुत कम ही पाए जाते हैं। और एक तो वन हॉर्न राइनो, दूसरा घड़ियाल, घड़ियाल भी जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसका संरक्षण के लिए जो इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं संरक्षित क्षेत्र को, एक सिटू फैसिलिटी है, जू है। पटना जू से 70 घड़ियाल को हम लोगों ने उसमें ट्रांसपॉन्डर्स, रेडियो ट्रांसपॉन्डर और 6 सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर्स लगा के रिसर्च किया गया था। अच्छा। उसको जू ब्रेड घड़ियाल को वाल्मीकि नगर के गंडक नदी में जाके छोड़ा गया था। उसको हम लोग मॉनिटर किया था, उसको सैटेलाइट टैगिंग किया हुआ था। तो उससे हमको उसका माइग्रेटरी पैटर्न्स का पता चला था। कुछ जानवर वैसे वो बीच में उसका ट्रेस भी नहीं हो सका था, और उससे एक बात उसमें नतीजा पता चला कि ये गंडक नदी का पोटेंशियल काफी अच्छे है। अच्छा। वो उसका चंबल नदी के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा वो गैंजेटिक जो उसका घड़ियाल का संख्या यहाँ ज्यादा पाए जा रहे हैं। एक ये हुआ। तीसरा गैंजेटिक डॉल्फिन का है। वो उसका संरक्षण के लिए पूरा देश का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन का वन्य प्राणी आश्रयनी बना हुआ। ये भागलपुर और बांका के तरफ 50 किलोमीटर के लंबाई में ये किया गया है। उसमें जो है गैंजेटिक डॉल्फिन की अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसके अलावे कोई भी वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य का बहुत सीमित संख्या में विनियमित करके ही की जाती है। अच्छा। और उस तरह का विकासात्मक कार्य कोई वन्य प्राणी को कहीं किसी तरह का हानि ना पहुंचाए, उस तरह का उसको एक वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बना के, मैनेजमेंट प्लान बना के उसके तहत की जाती है। सभी संरक्षित क्षेत्र का अपना अपना एक प्रबंधन योजना है। और उसके अलावे टाइगर रिजर्व का 4 साल में एक बार मैनेजमेंट एवेल्युएशन का एक प्रक्रिया है। अच्छा।
वो उसमें लगातार वेरी गुड पाया जा रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा। और उसके साथ साथ वन्य प्राणी के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर तरफ में इको सेंसिटिव जोन के रूप में भी अधिसूचित है। अच्छा। उससे एक बफर के रूप में काम करेगा, उसमें दबाव, मानव दबाव कम होगा। हाँ। ये इसका नोटिफिकेशन किया हुआ। जी। सर, अगर हम पटना जू की बात करें तो राइनोस के लिए वो जाना जाता है। थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि जो भी नए विजिटर्स वहाँ जा रहे हैं या जाएंगे या जो पहले से भी जाते रहे, उनको पटना जू में क्या कुछ खास है जो अभी देखने के लिए मिलेगा? जी, सबसे ज्यादा वो जो है उनको हाथी देखने का मिलेंगे। अच्छा। राइनो जो पूरा दुनिया भर का, वो दुनिया में इसका बहुत ही प्रसिद्ध है। शायद दूसरे नंबर पर हम हैं। दूसरे नंबर पर संख्या में है। हाँ। और सक्सेसफुल ब्रीडिंग करते हैं। हाँ। और उसके बाद वो बालू का प्रजनन हो रहे हैं, वन कुत्ता का प्रजनन हो रहे हैं। अच्छा। लक्कड़बग्गा का भी है। तो उसके साथ साथ टाइगर लायन का है, जो शेर और बाघ का, वो उसका प्रजनन सक्सेसफुली हो रहे हैं बहुत अच्छा से। और उसके अलावा कई प्रकार का पक्षियों का देखने को मिलेंगे, सर्प जीवों का देखने का बहुत सारे उसमें है। सबसे ज्यादा तो गैंडा, हाथी, टाइगर, अच्छा। ये 3 सबसे आकर्षण करने वाले प्रजाति है, जिस पर वो जो है सबसे बच्चे लोगों को आकर्षित करता है। जी। तो वो जाकर लोग देख सकते हैं। हाँ जी। जी सर, मैं वहीं हूँ अभी भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के पास, जो जिस द्वंद्व की बार बार चर्चा भी हो रही है, उसको कैसे पाटा जा सकता है सर? और मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्यक्ति के स्तर पर, जैसे हम एक समाज के स्तर पर हम इसे किस तरीके से लें और हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? एक व्यक्ति की इस तरफ क्या भूमिका होनी चाहिए? एक अधिकारी के रूप में और एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में आप लोग की जो भूमिका है वो तो है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम देखें तो हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? फिर से मैं एक उदाहरण के लेकर ही, सहारा से लेकर ही मैं इसको समझाना चाहूँगा। व्यक्तिगत रूप से हर नागरिक कैसे वन्य प्राणियों का संरक्षण कर सकते हैं, कैसे वो उसका संरक्षण और प्रबंधन भी कर सकते हैं। कभी बिना वन्य जीव के, चारों तरफ हमारे पास वन्य जीव है, चाहे नेवला होगा किसी के यहाँ जरूर देखते होंगे कि वो उसका वो जो शाहिल होगा, वो उसका कोई कुछ वो जो है जैकल है, जो उसको जी सियार कहते हैं, वो कॉमन है। पटना के अंदर है। हाँ। गांव में तो बहुत न्यू पाटलिपुत्रा ये क्षेत्र में भी है ये सब। अच्छा। जो मैं उसी का ही जानवर बात। अच्छा। सांप भी रहते हैं। हाँ। बंदर भी रहते हैं। हाँ। बहुत सारे पक्षियां भी रहते हैं। गांव में तो ये बहुत कॉमन है, अब शहरों में भी ये अभी भी है। ये दर्शाता है कि जो है यहाँ की जनता अभी भी बहुत कंपैशनेट है, मतलब जो है जानवरों को बचाने में। वो जो है बंदर का उदाहरण से मैं बताऊंगा। कोई भी जानवर का बिहेवियर की जानकारी हमको मालूम होना चाहिए। कुछ जानवर हमारे साथ साथ रह सकता है जो हमको हानि नहीं करते, जैसे गिलहरी वगैरह रहते हैं, अपने रहते। कुछ जानवर है हमको परेशान करते हैं। जानवर हमसे परेशान होते हैं और हम जानवर से परेशान, दोनों तरफ में प्रॉब्लम। वो उसको जानवर को हम जब, बंदर जैसे जानवर को हम जब खाना खिलाते हैं वो बार बार आएंगे, वो उससे प्रोत्साहित हो जाते हैं। उसको नहीं खिलाना चाहिए। अच्छा। वो उसको खिलाएंगे ये होगा। और इस तरह के जानवर का जब भी जानकारी होंगे, कहीं कोई कुछ वो जो कुछ डेंजरस है या कोई कुछ समस्या हो रही है, उसकी जानकारी देने के लिए एक टोल फ्री नंबर है, विभागीय वेबसाइट पर है। अच्छा। उसमें वो कांटेक्ट करके बोलने पर टीम बनी हुई है पूरे राज्य में, वो तुरंत आके उसको पकड़ के जंगल क्षेत्र में जाके छोड़ देंगे। अच्छा, ऐसी सुविधा? हाँ जी, ऐसा भी सुविधा है। अच्छा। ये किया हुआ है। चाहे सांप निकलता हो, ठीक है, ये सब, या नीलगाय का समस्या, जंगली सुअर का समस्या, हर चीज का जो है वो कोई भी समस्या, कोई पेड़ भी कट गया, उसका भी वो कवर कर सकते हैं। उसको तुरंत का तुरंत जाके वो टीम वो अटेंड करते हैं। उनको सही जानकारी दी जाती है और तुरंत संबंधित पदाधिकारी जो है, ब्लॉक लेवल तक का भी हमारे पदाधिकारी पदस्थापित है, वो तुरंत जाके उसको अटेंड करते हैं। रेस्क्यू टीम हर अंचल में वो बनाया हुआ है। शहरी क्षेत्रों में खासकर बंदरों का आतंक बहुत बढ़ जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये बहुत अच्छी समस्या है। हाँ, एक बहुत अच्छी जानकारी आपकी तरफ से आई कि हम टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप चले जाइए, और वेबसाइट क्या है सर, अगर एक बार आप बता दें तो? इसको forest.bihar.gov.in। अच्छा जी, इस पर आप जाइए, आपको टोल फ्री नंबर वहाँ मिल जाएगा और वहाँ जाकर के आप शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं। एक आखिरी बात आपसे और जानना चाहते हैं सर कि क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं अब सरकार
सरकार की इस तरफ वन्य जीव संरक्षण को लेकर के, और किस तरीके से वो अब इसमें और आगे की तरफ बढ़ रही है? क्या कुछ नए कुछ प्लान्स हैं, कुछ और जोड़ने की कोशिश हो रही है ताकि जैव विविधता जो है वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो सके? जी, जो इस तरह का एंडेंजर्ड जो स्पीशीज है, संकटापन्न प्रजाति का, उसका संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के नाम पर एक भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना चल रही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है। जो एलिफेंट का यहाँ स्थायी निवासी कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों के पहले करीब 11 हाथी नेपाल से आके इधर पश्चिमी चंपारण के जंगलों में स्थायी रूप से वो निवास करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये स्वतः आ गए? वो स्वतः आ गया है। वो वहाँ से कुछ समस्या हुआ होगा, वो वहाँ से विस्थापित होके यहाँ आके वो कुछ सुरक्षित महसूस हुआ है और उनका भोजन आदि का मिल गया है, पर्याप्त अधिवास सही रहा, इसलिए रह गया। और जमुई, बांका, भागलपुर, सुपौल, गया, नवादा, ये सब जिलों में ट्रांसिएंट पॉपुलेशन आते हैं, वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन हाथी की आते हैं। तो इसलिए इसका करने के लिए एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर्स भी क्रिएटेड है वो पश्चिमी चंपारण जिला में। वो इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत इसका संरक्षण की जाती है, प्रबंधन की जाती है, इस प्रजाति का बढ़ावा देने की या कुछ संरक्षित करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए भी। और दूसरा प्रोजेक्ट डॉल्फिन के रूप में भी जो है भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा वो चलाए जा रहे हैं, वो डॉल्फिन का संरक्षण। ये 3 मुख्य एक एंडेंजर्ड प्रजाति है जो बिहार में पाई जाती है, इसके लिए है। अन्य प्रजातियों वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट करके एक भारत सरकार का केंद्रीय प्रायोजित योजना है, उसका भी। इसके अलावे वन अग्नि को से सुरक्षित करने के लिए, वन अग्नि के प्रबंधन के लिए भी एक योजना राज्य सरकार के तरफ से भी वो होते हैं। और उसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा आर्द्र भूमियों का संरक्षण के लिए भी जो है अपना वो फंडिंग करती है, इस तरह का वित्त पोषित करती है। जी। एक छोटा सा संदेश आज के दिन आपसे जरूर चाहेंगे सर। आज का मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई कुछ मानव का जो कुछ गांव के एरिया में जहां मानव के साथ कोई कुछ द्वंद्व होते हैं वन्य प्राणियों के साथ, तुरंत उसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट या सोशल मीडिया पर जरूर दें। उसका तुरंत हम लोग वो रिस्पॉन्ड करने के लिए टीम गठित है। 24 घंटे इसमें कॉल सेंटर्स चलती है विभाग द्वारा। अच्छा। तो वो तुरंत जो है उसका वो टीम वहाँ पहुँच के वो उसको रेस्क्यू किया जाएगा। तो इसलिए जो है आप भी बच सकते हैं, जानवर भी बच सकता है। इसलिए जानवर जैसे बंदर जैसे जानवरों को कोई खिलाए नहीं, खिलाने पर वो फिर पुनः से आएंगे जी। इसलिए जो है और जब गर्मी के टाइम में जरूर अपने छत पर थोड़ा सा दाना रखिएगा और पानी रखिएगा, ताकि वो पक्षी जो उसको भटकता है या जानवर कुछ भटकता है वो उसके लिए कुछ दाना पानी मिल जाए। और इसी से हम लोग व्यक्तिगत तौर पर वन्य प्राणियों का संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। जी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस पर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह आप हमारा फिर से इंतजार कीजिएगा। बिहार बिहान लेकर हम आने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।